आमतौर पर जब भी शतरंज के खेल के बारे में सोचा जाता है ना, तो दिमाग में एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। वही 60-64 खानों वाला एक बोर्ड, दो मुख्य खिलाड़ी और दो राजा जो पूरे खेल को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल। बोर्ड पर मौजूद हर एक मोहरा, हर चाल सिर्फ उन्हीं दो ताकतों के इर्द गिर्द घूमती है। राइट। मतलब बाकी मोहरों का अपना खुद का तो कोई स्वतंत्र वजूद होता ही नहीं है। और देखिए, शतरंज का ये खेल असल में ना शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के समय की दुनिया का एकदम सटीक रूपक है। उस समय दुनिया लिटरली बिल्कुल वैसी ही थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। राइट। एग्जैक्टली। ये सत्ता का एक बेहद सीधा और बाइनरी संघर्ष था, जहां बाकी देशों को बस किसी एक पक्ष को चुनना होता था। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या हो अगर शतरंज के खेल के बीच में अचानक से मतलब प्यादे, घोड़े और हाथी अपने खुद के छोटे छोटे ग्रुप बनाने लगे। हाँ, वो अपने नियम खुद बनाने लगे। हो अगर वो राजा के आदेश का इंतजार करने के बजाय आपस में व्यापार या संधियां करने लगे, तब वो दो राजा इकलौते नहीं रह जाएंगे जो फैसले ले रहे हों। खेल की पूरी असलियत ही बदल जाएगी, है ना? और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। आज की जो वैश्विक राजनीति है वो बिल्कुल इसी तर्ज पर काम कर रही है। हम अब उस दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं जहां दुनिया केवल एक या दो महाशक्तियों के इशारों पर नाचती थी। मतलब पुरानी व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है। हाँ, और उसकी जगह एक बहुध्रुवीय व्यवस्था ने ले ली है, जिसे हम मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का, या कह लें इस डीप डाइव का मुख्य विषय भी यही है। आज हम सत्ता के उन वैकल्पिक केंद्रों यानी ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर को गहराई से समझेंगे, जो इस नए शतरंज के बोर्ड को आज कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे पड़ोसियों के समूह और तेजी से उभरते एशियाई देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रहे हैं। और ये जानना हमारे सुनने वालों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आज की महंगाई, अर्थव्यवस्था और भविष्य की स्थिरता काफी हद तक इन्हीं नए सत्ता केंद्रों पर निर्भर करती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस बुनियादी सवाल से शुरू करना होगा कि आखिर ये नए सत्ता केंद्र बने ही क्यों? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के हालात की वजह से। राइट। युद्ध में जो तबाही मची उसने देशों को एक बहुत ही कड़वा सबक सिखाया। उन्हें समझ आ गया था कि अकेले खड़े रहने का मतलब है आसानी से शिकार बन जाना। और यहीं से क्षेत्रीय संगठनों यानी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का विचार पनपने लगा। मुझे ना क्षेत्रीय संगठनों का ये कॉन्सेप्ट हमेशा से एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी या किसी घने मोहल्ले की तरह लगता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी सोसाइटी है। जो इंसान टावर ए में रहता है उसे शायद इस बात से कोई खास फर्क न पड़े कि टावर जेड में क्या हो रहा है, लेकिन जो पड़ोसी आपके साथ दीवार शेयर कर रहा है ना, उसके साथ आपका रिश्ता बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर उसके घर में पानी की पाइपलाइन फटती है तो सीलन तो आपकी दीवार पर भी आएगी। एग्जैक्टली। पार्किंग को लेकर या कचरा फेंकने को लेकर रोज विवाद होना तय है। अगर आप एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या RWA बनाकर नियम तय नहीं करेंगे तो रोज झगड़े होंगे। और आखिर में नुकसान पूरे मोहल्ले की शांति का होगा। ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसे ही भौगोलिक निकटता या जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है। मतलब देशों के स्तर पर दांव मोहल्ले की पार्किंग से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। बहुत बड़े। जब दो देश सीमाएं साझा करते हैं तो वो अपनी मर्जी से एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था डूबती है तो वहां से शरणार्थी सीधे आपकी सीमा पार करके आएंगे। कोई बीमारी फैलती है तो वो आपके देश में भी घुसेगी। तो बेसिकली क्षेत्रीय संगठन बनाना कोई शौक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक भौगोलिक मजबूरी और अपना वजूद बचाए रखने की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ सीमाएं मिलना ही काफी नहीं है, बल्कि उस निकटता का इस्तेमाल कैसे किया जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही बात है। जैसे पड़ोसी देशों के बीच ट्रेन और सड़क की नेटवर्क बनाना बहुत आसान होता है। संपर्क आसान होता है तो आप एक दूसरे के बाजारों में सामान बेच सकते हैं। संसाधनों का साझा उपयोग हो सकता है। जैसे एक के पास बंदरगाह है और दूसरे के पास खनिज, तो दोनों मिलकर कमियां पूरी कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? शांति स्थापना। जब दो देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से इस कदर जुड़ जाएं कि एक का नुकसान दूसरे का भी नुकसान बन जाए तो युद्ध की संभावना अपने आप कम हो जाती है। ओहो, राइट। जैसे 2003 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने एक दूसरे पर आक्रमण न करने का जो समझौता किया था,
वो इसी सोच का नतीजा था। उन्हें पता था कि आपस में लड़ेंगे तो विदेशी निवेशक भाग जाएंगे और सबकी अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो जाएंगी। ये तो बहुत ही व्यवहारिक सोच है। और जब हम व्यवहारिक सोच की बात कर ही रहे हैं तो उस संगठन की बात करनी होगी जिसने इसे सबसे बड़े स्तर पर लागू किया, यूरोपियन यूनियन यानी ईयू। हाँ, यूरोप का सफर तो वाकई दिलचस्प है। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप तो खंडर में तब्दील हो चुका था ना, हाँ। के उद्योग तबाह थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राख से उठकर इस संगठन का निर्माण किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। आखिर उन्होंने शुरुआत की कैसे? देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये एक बहुत ही क्रमिक प्रक्रिया थी। 1948 में अमेरिका ने मार्शल योजना शुरू की थी। अच्छा, मार्शल योजना। हाँ, क्योंकि अमेरिका को डर था कि अगर पश्चिमी यूरोप गरीब रहा तो वहां सोवियत संघ का साम्यवाद आसानी से जड़ें जमा लेगा। इसलिए अमेरिका ने भारी वित्तीय मदद दी और इसी के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना। और फिर 1957 में कुछ हुआ था ना? बिल्कुल, 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई, जो असली टर्निंग पॉइंट था। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं बांटे, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्थाओं के सबसे अहम हिस्सों को जोड़ना शुरू कर दिया। मतलब कोयला और स्टील, जो युद्ध के लिए सबसे जरूरी हैं, उनके साझा बाजार बनाए गए। एग्जैक्टली। सोच ये थी कि अगर फ्रांस और जर्मनी का कोयला और स्टील एक ही बाजार से कंट्रोल होगा तो वे चाहकर भी एक दूसरे के खिलाफ हथियार नहीं बना पाएंगे। क्या बात है। और ये काम भी कर गया। इस आर्थिक एकीकरण से जो भरोसा पैदा हुआ, उससे राजनीतिक एकीकरण के रास्ते खुल गए। 1979 में पहली बार यूरोपीय संसद के चुनाव हुए। और फिर 1985 की शेंगन संधि आई, जिसने तो भूगोल के मायने ही बदल दिए। शेंगन संधि के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मतलब आपने अपनी भौतिक सीमाओं को लगभग खत्म ही कर दिया। एक वीजा लो और कई देशों में बिना रोक टोक घूमो। राइट। सोचिए, एक मालवाहक ट्रक फ्रांस से निकलता है और बिना किसी कस्टम चेकिंग के सीधे जर्मनी या इटली पहुंच जाता है। समय और पैसा दोनों बच गए। और इसका सबसे बड़ा रूप 1992 की maastricht संधि के साथ सामने आया, जब ऑफिशियली यूरोपीय संघ का गठन हुआ। 1991 में सोवियत संघ टूट चुका था, तो पूर्वी यूरोप के देश भी शामिल होने लगे। हाँ, और 1993 में इनका एक साझा बाजार बन गया। फिर 2002 में तो उन्होंने अपनी एक साझा मुद्रा यूरो भी लॉन्च कर दी। यह साधारण है। मतलब हम जो सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अधिराष्ट्रीय संगठन शब्द सुनते हैं, ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। ये सिर्फ देशों का ग्रुप नहीं रहा, बल्कि सरकारों से ऊपर उठकर फैसले लेने लगा। एक मुद्रा, एक बाजार। और स्रोत बताते हैं कि 2016 तक आते आते ये 17,000 अरब डॉलर के जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। इसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और फ्रांस के रूप में एक परमाणु शक्ति भी है। सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? मतलब स्रोत ये भी बताते हैं कि वे एक साझा संविधान बनाने में पूरी तरह फेल रहे थे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये दरअसल संप्रभुत्व बनाम एकता का टकराव है। जब आप एक अधिराष्ट्रीय संगठन बनते हैं तो आप सदस्य देशों से उनकी थोड़ी आज़ादी छीन रहे होते हैं। जब ब्रुसेल्स में बैठे अधिकारी तय करें कि ग्रीस या इटली को कितना खर्च करना है, तो टकराव होना स्वाभाविक है। राइट। बाहर से जितना परफेक्ट, अंदर उतनी ही दरारें। बिल्कुल। 2002 में देख लीजिए, जब यूरो अपनाया जा रहा था, तब डेनमार्क, स्वीडन और ब्रिटेन ने साफ इनकार कर दिया था। विदेश नीति में भी मतभेद थे। 2003 में इराक पर हमले का ब्रिटेन ने समर्थन किया, जबकि फ्रांस ने कड़ा विरोध किया। और इस टकराव का सबसे बड़ा परिणाम तो हमने जुलाई 2016 में ब्रेग्जिट के रूप में देखा ही। ब्रिटेन ने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। इससे यह साबित हो गया कि ऊपर से नियम थोपने वाला ये कड़ा मॉडल हमेशा टिकाऊ नहीं होता। बिल्कुल। और इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या सफल क्षेत्रीय संगठन बनाने का इकलौता तरीका यही है कि सबको एक ही कानूनी ढांचे में बांध दिया जाए? और इसका जवाब हमें एशिया में मिलता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने यूरोप के इस मॉडल को देखा और कहा, नहीं भाई, हमें ये भारी भरकम कानूनी ढांचा नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। उन्होंने अपना एक अलग रास्ता बनाया, जिसे आसियान यानी एशियान कहा गया। हाँ, 1967 के बैंकॉक घोषणा पत्र के जरिए इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक सदस्यों को याद रखने की ट्रिक है IMFEST, यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार भी जुड़ गए।
लेकिन जो चीज सबसे दिलचस्प है वो है उनका काम करने का तरीका, जिसे आसियान शैली या आसियान वे कहते हैं। ये आसियान शैली दरअसल है क्या? देखिए, यूरोपीय संघ में संधियां थोपी जाती हैं, लेकिन आसियान पूरी तरह से अनौपचारिक और सहयोगात्मक मेल मिलाप पर आधारित है। वे किसी के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते। सारे फैसले आम सहमति से होते हैं, दबाव से नहीं। मतलब अगर इससे समझना हो तो यूरोपीय संघ एक सख्त कॉरपोरेट कंपनी की तरह है जहां कड़े प्रोटोकॉल हैं और नियम तोड़ने पर पेनल्टी है, जबकि आसियान एक नेटवर्किंग क्लब जैसा है जहां लोग फायदे के लिए जुड़ते हैं, विवादों को शांति से सुलझाते हैं, लेकिन कोई किसी की निजी जिंदगी डिक्टेट नहीं करता। बहुत सही उदाहरण है ये, और इसी लचीलेपन की वजह से वे सफल भी रहे। 2003 में उन्होंने 3 स्तंभों वाली नीति अपनाई। अच्छा, वो 3 स्तंभ कौन से थे? पहला था आसियान सुरक्षा समुदाय, ताकि छोटे-मोटे विवाद युद्ध न बने। दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय, एक साझा बाजार और व्यापार नेटवर्क बनाने के लिए। और तीसरा, सांस्कृतिक समुदाय, जो शिक्षा और संस्कृति को प्रमोट करता है। ये अप्रोच तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। बिना किसी एक मुद्रा को थोपे उन्होंने विकास पर फोकस किया, और उनका विजन 2020 भी तो इसी सकारात्मक भूमिका की बात करता है। बिल्कुल। आज भले ही वे सैन्य महाशक्ति न हो, लेकिन अमेरिका, यूरोप, जापान और भारत के साथ उनके संबंध बेहद मजबूत है। आसियान ने दिखा दिया कि संप्रभुता छीने बिना भी सत्ता का केंद्र बना जा सकता है। आसियान तो कई देशों का समूह है, लेकिन एशिया में ही एक ऐसा देश है जिसने अकेले दम पर दुनिया को हैरान कर दिया है, चीन। चीन का ऐतिहासिक बदलाव तो वाकई किसी केस स्टडी से कम नहीं है। लिटरली 1949 में माओ के नेतृत्व में ये पूरी तरह से सोवियत शैली का कम्युनिस्ट मॉडल था, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में। लेकिन बढ़ती आबादी के कारण ये मॉडल फेल होने लगा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक बंद देश दुनिया की फैक्ट्री बन गया? रातों रात कुछ नहीं हुआ था। सोवियत संघ ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था एक साथ बदलने की कोशिश की और बिखर गया। चीन ने वो गलती नहीं की। 1970 के दशक में उन्होंने बहुत कैलकुलेटेड सुधार किए। 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर एकांतवास खत्म किया। और फिर 1973 में चाओ एन लाई ने आधुनिकीकरण शुरू किया, राइट? हाँ, कृषि, उद्योग, रक्षा और विज्ञान में। लेकिन सबसे बड़ा कदम था 1978 की ओपन डोर पॉलिसी, यानी खुले द्वार की नीति। तो क्या उन्होंने बस ऐसे ही अपनी सीमाएं खोल दी विदेशी कंपनियों के लिए? नहीं, यही तो उन्होंने चतुराई दिखाई। उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या SEZs बनाए। अच्छा, इन SEZs को हम एक सख्त कम्युनिस्ट देश के अंदर छोटे-छोटे पूंजीवादी बुलबुले मान सकते हैं? सरकार ने कहा कि आप यहाँ फैक्ट्रियां लगाइए, हम सस्ती जमीन और टैक्स में छूट देंगे, लेकिन बदले में आपको अपनी तकनीक हमें देनी होगी। एग्जैक्टली। विदेशी कंपनियों को सस्ता प्रोडक्शन मिला और चीन को रोजगार, पैसा और सबसे अहम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आज वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित नहीं है। 1982 में कृषि का निजीकरण हुआ, 1998 में विदेशी निवेश बढ़ा और 2001 में वो WTO में शामिल हो गए। आज वहाँ सरकार नहीं बल्कि बाजार कीमतें तय करता है। ये तो चीन का उदय हो गया, लेकिन इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि स्रोत स्पष्ट रूप से दोनों देशों के बीच के समीकरणों को सामने रखते हैं। देखिए, अगर हम विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक स्रोतों और तथ्यों की बात करें तो सहयोग और विवाद दोनों ही मौजूद रहे हैं। किसी का पक्ष लिए बिना अगर देखें तो 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की यात्रा से सहयोग शुरू हुआ, राइट। और 1996 में चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा ने व्यापार को बढ़ाया। आज तो व्यापार में सालाना 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2018 में PM मोदी की यात्रा और SCO या ब्रिक्स जैसे मंचों पर साझा सदस्यता भी इसी सहयोग का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत विवाद के बिंदुओं को भी साफ तौर पर दर्ज करते हैं, जैसे 1950 में तिब्बत पर कब्जा, 1959 में दलाई लामा को भारत में शरण मिलना। इसके अलावा 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में चीन द्वारा पाकिस्तान का समर्थन और हाल ही में 2018 का डोकलाम विवाद। मतलब एक तरफ व्यापार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सीमा पर तनातनी। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सच्चाई है। लेकिन इन सब के बीच
एशिया में एक और देश है जिसका विकास बहुत ही शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली रहा है, जापान। जापान के तथ्य तो वाकई हैरान करने वाले हैं। मतलब स्रोत बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है कि ये अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक ऐसा देश जहां संसाधनों की कमी है, वो एशिया का सबसे विकसित और तकनीकी रूप से उन्नत देश है। 80 वर्ष है। ये उनकी सॉफ्ट पावर का कमाल है। और कूटनीतिक रूप से देखें तो जापान G8 का एकमात्र एशियाई सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र के खर्चों में अकेले 19% का भारी योगदान देता है। बिल्कुल, जापान ने ये साबित कर दिया कि विश्व शांति का समर्थन करके और बिना किसी बड़ी सैन्य आक्रामकता के भी दुनिया का एक प्रमुख सत्ता केंद्र बना जा सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो एक बात बिल्कुल साफ है कि आज की दुनिया बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर हो गई है। सही कहा। सत्ता अब किसी एक देश के हाथ में नहीं है। ये यूरोपियन यूनियन और आसियान जैसे समूहों और चीन व जापान जैसे आर्थिक दिग्गजों के बीच बढ़ चुकी है। और इन सब में एक चीज कॉमन है, जो देश या क्षेत्र समय के साथ खुद को बदल सकता है, अनुकूलन कर सकता है, वही भविष्य में सत्ता का असली केंद्र बनेगा। एग्जैक्टली। चाहे वो चीन का खुद को खोलना हो या आसियान का मेल मिलाप का तरीका, बदलाव ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। और अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले सोचने वाली बात यह है कि आज के इस डिजिटल युग में जहां इंटरनेट ने भौगोलिक दूरियों को लगभग खत्म ही कर दिया है, क्या भविष्य के क्षेत्रीय संगठन अभी भी साझा सीमाओं पर बनेंगे या फिर साझा डिजिटल और आर्थिक हितों पर? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।